सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत। बहुत इंपॉर्टेंट दिन, हफ्ते का आखिरी जरूर है लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन। हम एक्सपायरी के साथ साथ कई सारे ग्लोबल और लोकल इवेंट्स पे, आउटकम्स पे रिएक्ट कर रहे होंगे, कई सारे बड़े इवेंट्स का इंतजार कर रहे होंगे। उस बीच जो संकेत है क्विकली आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। SGX निफ्टी कह रहा है हम फ्लैटिश नोट पे खुलेंगे, जबकि हम इन्फ्लेशन के नंबर्स, यूएस के, FOMC के मिनट सब पे रिएक्ट कर रहे हैं। SGX निफ्टी है स्क्रीन पे, ये देखिए एकदम फ्लैट, और बल्कि लोअर लेवल से पिछले 15-20 मिनट, आधे घंटे में कुछ रिकवरी के मूव्स बनाने की कोशिश। यूएस में दरअसल कल मिला जुला कामकाज, क्लोज तो डाउ फ्लैट हुआ था लेकिन उस बीच बहुत वॉलेटाइल, तेजी भी आई, तेजी के बाद सारी तेजी गायब भी हुई। वो इंटरडे चार्ज डाउ के भी स्क्रीन पर आ जाएंगे। ये सब दिखाते रहिए और दिखाइए हमारा ग्राउंड, और दिखाइए कौन सी पिच पे आज का मुकाबला होना है। जूम इन करिएगा कैमरा। कल आप थे नहीं, मैं ऐसे ही ऑब्जर्व कर रहा था, आपके होने पे नहीं होने पे क्या टिकट सेल्स रिड्यूस होती हैं? टिकट सेल रिड्यूस नहीं, वैसे खचाखच भरा हुआ था कल भी पवेलियन। आदमी रिलेवेंट, मैच इंपॉर्टेंट। और ये और हाल ये है कि अगले हफ्ते की भी एडवांस बुकिंग सारी आ चुकी है। हाँ यार, मैच किसी एक आध मैच देखा आपने कि नहीं है घर पे? कौन सा वाला? ये चल रहे हैं IPL असली वाले। नहीं, वो नहीं देख पाया, एक भी नहीं देखा। एक दिन मैंने सोचा था मैं ट्यून इन करूंगा, और वो भोजपुरी वाली तो भोजपुरी मिली नहीं मुझे। क्यों? उसमें है, ऑप्शन में जाओ, सेलेक्ट करो, मराठी में भी है। हाँ, तो एक दिन मन था लेकिन उसके बाद मैं तो रिंकू वाले देखे थे। रिंकू वाला तो मैंने 4-5 बार वो मजा आया था। लाइव नहीं देखा लेकिन बाद में निपटा डाले। और इंटरव्यू भी सुन लिया भाई साहब के हर चैनल पे। क्या बोले रिंकू जी? पता नहीं, अब पता नहीं क्या बोले, और फैमिली से मुलाकात वगैरह सब हुई थी। खैर, ये पिच तो थोड़ी, हाँ, थोड़ा सा गुगली टाइप की है। क्यों? तो TCS गुगली दे रहा है तो गुगली हो जाएगी। फेड की गुगली, फेड कंफ्यूज गुगली है वो, खुद नहीं पता क्या करना है। TCS ऐसा लगा इस बार कुछ ज्यादा बताया। हो सकता है CEO साहब जा रहे बोले लो बता दिए, ये भी बता दिए। अभी तक TCS में तो थोड़ा सा अनसर्टेन आज गोपीनाथन जी बात करेंगे ना? ये लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज पता नहीं बात करेंगे। हम तो CFO साहब से रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि फाइनेंशियल वगैरह समझने होते हैं। असली चीज वही बताएंगे। असली चीज तो वहाँ पता चलती है। तो ये उनकी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वैसे। हाँ, मतलब देखो, ये सब US मार्केट है और ये सब देखो तो गुगली टाइप की है वहाँ पे। ये पता नहीं क्या बोलते हैं, वित्त मंत्री कुछ और बोल रहे हैं, गवर्नर साहब कुछ और बोल रहे हैं, फेड चेयर जिनको हम लोग मानते हैं, सब अपनी अपनी कहानी सुना रहे हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ उसी कहानी पे फिक्स हूँ कि 30 जून तक मार्केट नहीं जाएगा कहीं पे। ये बाउंस बैक करेगा US मार्केट, तेज़ी बनेगी और इंडियन मार्केट में तेज़ी बनेगी। देखिए यहाँ पे भी इन्फ्लेशन नंबर अच्छा आया, कम होके आया है, बहुत कम नहीं हुआ लेकिन थोड़ा कम हुआ है, कम होके आया है। मंथ ऑन मंथ देखोगे शायद बढ़ गया है। इन्फ्लेशन कूल ऑफ हुआ, वैसे कूल ऑफ, मंथ ऑन मंथ भी बढ़िया कूल ऑफ हुआ। सो मुझे लगता है कि ये जो पिच है वो गुगली वाली इसलिए है क्योंकि बहुत जगह स्पेसिफिक मूवमेंट आपको दिखेंगे। रिजल्ट खराब आया तो 10 मिनट के लिए नीचे गया, फिर ऊपर आया, लेकिन अंडरटोन बुलिश हमको अभी भी लग रही है, कोई वैसी बड़ी चिंता की बात नहीं लग रही है। तो इसलिए पिच मैंने ग्रीन इसलिए रखवाई थी कि यार रिजल्ट का दिन है, कुछ भी हो सकता है। आज इन्फोसिस का रिजल्ट आना है शाम को, अब दिन के दौरान वो कैसा मूव करेगा। तो TCS देख के क्या इन्फोसिस का अंदाजा लगाया जा सकता है क्या? नहीं, मैंने टीम में ऐसा कुछ सोचा, तो मैंने इन्फी के साथ पंगा नहीं लिया, मैं थोड़ा और आगे निकल गया। मैंने कहा पता नहीं रिजल्ट से पहले क्या पोस्टरिंग कर ले बाजार। तो इन्फी को नहीं छुआ है मैंने लिया है क्या पंगा? मेरे को ऐसा लग रहा है। ये स्कैन करेंगे तो मोटा मोटी मूड कैसा? मैंने लिया पंगा। हाँ, मोटा मोटी मूड मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट में थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला रहेगा, आज वोलेटाइल रहेगा क्योंकि रिजल्ट सीजन है। हमारा मोमेंटम स्ट्रॉन्ग, क्यूज थोड़े गड़बड़ाते हुए देखते अच्छा, हैं फिर। चूंकि वैसे ये फैक्ट है, पिछले कुछ दिनों से बल्कि आपको बाजार दिन के दौरान मौके दे रहा है, डिप्स देता है। आप डिप में हिम्मत कर गए तो ड्यूली रिवॉर्ड कर रहा है। ये रोज का टेक्सचर ऐसा बन गया। और चूंकि 3 दिन की छुट्टी है कल से। अमेरिका में नहीं होती ना अम्बेडकर जी की छुट्टी? नहीं, अम्बेडकर जी की छुट्टी अमेरिका में पता नहीं करनी चाहिए इनको। पर उनके साथ प्रॉब्लम है ना, अब हम फ्राइडे को बना रहे हैं, वो कहते हैं कि सेकंड मंडे ऑफ, तो हमने वो मना कर दिया है। ऐसा नहीं, जो है वो है। इसलिए मुझे लगता है वोलेटाइल लगा कि 3 दिन की छुट्टी है, इन्फोसिस के रिजल्ट मार्केट के बाद है और HDFC बैंक छुट्टी के दिन है, और वहाँ 1 दर्जन बैंक हैं US में। ये सारे फैक्टर जो है मार्केट को वोलेटाइल बनाएंगे, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि वोलेटाइल रहेगा मार्केट। तो बहुत ध्यान देके करना चाहिए, इसीलिए पिच हमने ग्रीन रखा है, अदरवाइज तो पिच बढ़िया होनी चाहिए, लेकिन ग्रीन पिच आज रहेगी।
ठीक बात। अच्छा, इस कड़ी में फिर शुरुआत करता हूं। मैंने आप बताना भी था, तो मैंने अब स्टॉक कैसे बिहेव करेंगे, तो मार्केट खुलने के बाद जैसे खुलते ही शायद लाल होंगे, क्या दिन के दौरान रिकवर कर गए इंडिया के मोमेंटम के साथ आईटी स्टॉक्स, पता नहीं। टीसीएस लगा वन ऑफ है, इन्फी से होप जागी, दिन के दौरान तेजी कर दी पूरा, ये सब तो स्क्रीन देख के ही पता चलेगा। टीसीएस के नंबर्स कैसे थे? डिसअपॉइंटिंग। पर टीसीएस बहुत पिटा हुआ है क्या? हाँ, तो इससे फंस गया मामला। तो टीसीएस के नंबर्स डिसअपॉइंटिंग क्यों, मैं समझाता हूं। 2 दिन से आपको क्या एक्सपेक्टेड है वो हाईलाइट कर रहा हूं। एक्सपेक्टेड क्या हाईलाइट कैसे? ज्यादातर ब्रोकरेजेस क्या करी थी, टीसीएस टियर 1 में आउट परफॉर्म करेगा, 1% से ज्यादा कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ। हमारी थी 1.1% की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ। आई कहां पे? 0.6%। एक्सपेक्टेशन से आधी, पर ठीक है चलो 50-60 बेसिस पॉइंट का मिस, पर वो म्यूटेड हुआ। दूसरी दिक्कत ये थी कि टीसीएस, जब हम इंडस्ट्री के लिए कह रहे थे, सारी टियर 1 प्लेयर्स को मैंने जब पोल दिखाया था तो कहा था मार्जिन सबके फ्लैट रहेंगे, एचसीएल टेक के दबाव बनेंगे, टीसीएस के बढ़ेंगे, 60 बेसिस पॉइंट्स बढ़ेंगे, 24.5 वाले 25.1 पे चले जाएंगे। कुछ नहीं हुआ, टीसीएस के एकदम फ्लैट 24.5 वाले 24.5 पे ही खड़े हैं, जबकि आपके एट्रिशन लेवल्स कम हुए, उसके बावजूद इस तरह का, और आपके लिए करेंसी सपोर्ट में थी, फिर भी आप मार्जिन इंप्रूव नहीं कर पाए। आपको इसको इस पर्सपेक्टिव में देखना है। टीसीएस कभी मार्जिन के लिए गाइड नहीं करता, पर बोला था 25% होगा इस बार। जो कभी गाइड नहीं करता, अगर वो बोल दे तो मतलब कन्विक्शन वाली बात थी। 25 वाला नहीं कर पाए, 24.5 पे ही रह गया। ये दिक्कत फाइनेंशियल्स में। दूसरा दिक्कत मुझे अब कमेंट्री में लगने लगी, जो एचसीएल टेक ने काफी कुछ पहले वॉर्न करा था, फरलॉज नाम से याद होगा आपको, एचसीएल टेक ने कहा था। अब टीसीएस क्या कह रहा है? सेंटिमेंट वीकन हुआ है फरवरी और मार्च में, क्वार्टर जैसे जैसे प्रोग्रेस करा, सेंटिमेंट्स वीक होने शुरू हुए। डिस्क्रिशनरी प्रोजेक्ट्स अब होल्ड पे चले गए। डिस्क्रिशनरी प्रोजेक्ट्स मतलब जो मेरे डिस्क्रिशन, बहुत रन ऑफ द बिजनेस के लिए नहीं जरूरत है, लेकिन डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स हैं जिन्हें चाहूं, जो आमतौर पे मैं करता था, उसे कर्टेल करने की कोशिश करी। सेंटिमेंट्स बीएफएसआई में गिरे हैं, वेट एंड वॉच का अप्रोच क्लाइंट्स का है, ये सब इंपॉर्टेंट होता चले जा रहा है। इसलिए टीसीएस को लाल, और एचसीएल टेक ने कुछ दिन पहले वॉर्न करा हुआ था, और वही चीजें अब अनफोल्ड हो रही हैं, तो मुझे लग रहा है एचसीएल टेक को भी लाल रख दिया। पर ये दोनों अब दिन के दौरान कैसा बिहेव करेंगे देखने वाली बात होगा। अच्छा, इसके बाद अगला स्टॉक जो है वो नेल्को, लाल में रख के चल रहा हूं नेल्को। इसकी कल शाम को अपडेट आया, ऐसा कुछ नहीं है। अपडेट में ये आया कि ये टाटा ग्रुप की सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस मुहैया कराने वाली कंपनी, इसने अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया है। ये चाहते थे, आपको याद होगा जब बढ़िया तेजी बनी थी, कि सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज कंज्यूमर्स को देश भर में मुहैया कराना है। उसकी जो एप्लीकेशन थी वो सरप्राइजिंगली इन्होंने विड्रॉ कर ली है इस समय। तो मैंने लाल लेके चला हूं। वैसे 3 प्लेयर का मार्केट बन रहा था, जिसमें कहा जा रहा था वन वेब के पास बहुत तगड़ा एज है, क्योंकि एक लिटरली कॉन्स्टलेशन था उनके पास 618 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का, तो वो एज था उनके पास। नेल्को ने एप्लीकेशन विड्रॉ करिए, मुझे लगता है इसको लाल, 3 लाल वालों से शुरू कर दिया। 3 लाल? हाँ, कपड़े मैच कर रहा था थोड़े से, मैं भी ले टक्कर की चीज है। हाँ। अच्छा, आज हरा और लाल वाला कॉम्बो बना हुआ है। लेकिन मेरा गड़बड़, बाजार ऐसी रहना है, इसीलिए हमने सोचा हम तो कुछ हर की सोच के करते हैं आपके लिए। पर टीम मेरी सब लाल से शुरू हो रही है। हाँ, तो ठीक है। मैं पंगे ले रहा हूँ, मैं पंगे ले रहा हूँ। हाँ, क्या पंगा लिया? पंगा मैंने लिया इन्फोसिस से। लेना चाहिए। इन्फोसिस, विप्रो और टेक महिंद्रा, तीनों से मैं पंगा ले रहा हूँ। देखिए, इस बात से मैं बिल्कुल कन्विंस हूँ। और अच्छा, आवाज़ अड्डा के दर्शकों को हम लोग बहुत पहले बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। लगातार हम लोगों ने ये डिस्कस किया था यहीं पे, सुबह शाम दोपहर जब भी मौका मिला, कि इस साल जो रिजल्ट आने वाले इंडियन कंपनीज की, उसकी कमेंट्री सुनिएगा आप। नतीजे जो है वो छोड़ दीजिए, नंबर्स छोड़िए, और देखिए सभी अभी विस्तार से आशीष ने आपको बताई कि कमेंट्री बहुत अच्छी नहीं लग रही है। जो प्लेयर बहुत कॉन्फिडेंट होता है जिस चीज़ में, उसमें लैग कर रहा है, उसमें मिस कर रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आईटी जो बहुत दिनों से होल्ड करके बैठा है अपने वैल्यूएशंस को, गिरे नहीं। मतलब टीसीएस का 3200 के नीचे आता ही नहीं कभी, एक आध दिन इंट्राडे में कुछ आया, फिर वहीं पे खड़ा हो जाता है। इन्फोसिस भी एक सर्टन करेक्शन के बाद ये सारे स्टॉक्स होल्ड कर रहे थे। लेकिन अब जो कमेंट्री ख़राब आ रही है, आगे रिसेशन की बातें हो रही हैं,
तमाम कंपनी के सामने दिक्कत आने की संभावनाएं बन रही हैं, तो उससे मुझे लगता है कि एक असर आना चाहिए, एक लास्ट लेग का प्रेशर आईटी पे रहना चाहिए। अब वो खरीदने की अपॉर्चुनिटी होगी, ये सब चीज़ें डिस्कशन की है, लेकिन मुझे इसलिए लगता है कि प्रेशर रहेगा। प्लस इन्फोसिस शाम को आने रिजल्ट, और देखिए कल ये 1.5% ऊपर था, थोड़ा तो बनता है भाई, इतना तो रिस्पेक्ट आपको देना पड़ेगा वीरू की लैंग्वेज में, कि कम से कम थोड़ा सा रिस्पेक्ट दो मार्केट को, रिजल्ट के नतीजों का कुछ तो करोगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर प्रेशर में रहेगा। मेरा मन था कि मैं वो लूँ बिरला सॉफ्ट, लेकिन वो बहुत गिर चुका है, अभी उसमें हिम्मत नहीं पड़ रही और नीचे जाएगा। सबसे पिटा हुआ है, सबसे ज़्यादा पिटा हुआ है, सबसे खतरनाक होता है। परसिस्टेंट में भी हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि सबसे ज़्यादा चला हुआ है। केपीआईटी टेक में भी हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि सबसे ज़्यादा चला हुआ है। ठीक है, मिड कैप हो सकता है पिक्चर अलग प्रेजेंट करे, क्योंकि नीश वर्टिकल्स को कैटर करते हैं। ये ब्रॉड कंपनी है टियर 1, इनके लिए तो दिक्कत वाली खबर है टीसीएस के लिए। तो फिर बड़े वाले स्टॉक पे इसलिए हमने पंगा लिया, रिस्क लिया है। मुझे लगता है कि इस पर प्रेशर रहना चाहिए, सेक्टोरल प्रेशर आज आईटी में आपको देखने को मिल सकता है। तो विप्रो, टेक महिंद्रा और इन्फी। हाँ, आईटी में प्रेशर, लेकिन बैंक्स का मोमेंटम स्ट्रांग। बैंक्स मुझे लगता है आज भी रडार पे रखने चाहिए। उसमें अब खबरें जो थी ना बैंक्स फाइनेंशियल, उनको ले लिया, तो अदरवाइज बैंकिंग एज अ स्पेस मुझे लगता है जब अगर आईटी थम रहा होगा तो बैंक्स की तरफ पैसा चैनलाइज हो रहा होगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अच्छी खबर, करेंट एमडी और सीईओ संजय अग्रवाल साहब का रीअपॉइंटमेंट को हरी झंडी दे दी, आरबीआई ने 3 साल के लिए ग्रीन कर दिया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पिटा हुआ है, लार्जली लार्ज कैप रह के हरकत में आ रहे हैं, तो इसमें दरअसल खबर से कोई ज्यादा स्टॉक का लेना नहीं, लेकिन फिर भी मेंशन करता हूं। मारुति सुजुकी ने टाई अप करा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से पर्सनलाइज कार फाइनेंस ऑप्शंस के लिए, लेकिन ऐसी खबर के चलते मैंने कहा बैंक्स, क्योंकि आज एयू हो गया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, इसमें जोड़ दिया मैंने एचडीएफसी लिमिटेड को। एचडीएफसी बैंक बढ़िया मूव दिखा रहा है अपने सैटरडे के नंबर्स से पहले। कल देखिए क्या मूव आया एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी लिमिटेड रख लेना रडार पे, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के लाइकली जो मूव्स आ रहे हैं उसको इनकैश करने का तरीका, क्योंकि इन टैंडम मूव करते हैं। प्लस इन्होंने कुछ वो धीरे धीरे करके हम लोग उस मेगा मर्जर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कल सेबी की तरफ से नोट आया है एचडीएफसी कैपिटल एडवाइजर्स के कंट्रोल को चेंज करने का, तो उसी तरफ स्टेप्स जो बढ़ रहे हैं, इसीलिए एचडीएफसी लिमिटेड 3 बैंक्स या कह लीजिए फाइनेंशियल्स वो स्पेस के स्टॉक से रडार पे। अच्छा, अगले 3 हमारे जो हैं वो हमने इसलिए लिए हैं, उनका नाम बता देता हूँ। पहले मैरिको, बीपीसीएल और आईओसी। कहानी एक इसलिए बता रहा हूँ अलग अलग, क्योंकि इन तीनों में अप्रैल के महीने में, अभी कितने दिन हुए हैं, बहुत कम दिन हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद म्यूचुअल फंड की टॉप बाइंग लिस्ट में शामिल है। बहुत सारे उसमें 8-10 थे, उसमें से 3 मैंने ये लिए लॉजिक फिट करने के लिए। मैरिको इसलिए लिया क्योंकि आपने इसके बिजनेस अपडेट्स भी देखे होंगे, ठीक ठाक थे। दूसरा, इन्फ्लेशन कम होते हुए दिख रहा है, रूरल इनकम ठीक हो रही है, चुनावी साल है, बहुत खर्चा करेगी सरकार, तो उससे क्या होगा कि जो छोटे छोटे शहर हैं या जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं उनके हाथ में पैसे पहुंच रहे हैं और वो डिमांड इम्प्रूव हो रही। तो एफएमसीजी में ये फोकस रखिएगा। बीपीसीएल और आईओसी इसलिए लिया है क्योंकि इनके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही है, कंसिडरिंग इंडियन डिमांड बहुत सुपर तेज़ी से चल रही है, और इसमें भी म्यूचुअल फंड की टॉप बाइंग लिस्ट में शामिल है, क्योंकि रॉक बॉटम प्राइस पे अवेलेबल है। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि चाहे आईओसी देखिए आप, चाहे बीपीसीएल देखिए, ये सब बहुत नीचे लेवल पे अवेलेबल है, और फंड की बैंक को देखते हुए मुझे लगता है इस पर ध्यान दिया जा सकता है। तो ये हो गए 6 स्टॉक, 3 हरे 3 लाल। छोटा सा एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं देश की वन ऑफ द लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर M&M के बारे में, महिंद्रा एंड महिंद्रा। दरअसल इसकी शुरुआत जो हुई थी वो जेसी, केसी और गुलाम मोहम्मद साहब की तरफ से शुरुआत की गई थी। तो इस कंपनी का नाम था महिंद्रा एंड मोहम्मद। शुरुआत में तो एक स्टील कंपनी के तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जब पार्टीशन हुआ
तो गुलाम मोहम्मद साहब इस कंपनी से बाहर गए और वो पाकिस्तान के पहले वित्त मंत्री के तौर पर शुमार हुए और फिर JC-KC की तरफ से इस कंपनी को फर्दर कैरी फॉरवर्ड किया गया और उसका नाम भी बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा किया गया। बहुत गौरतलब बात यह भी है कि सन 2000 में भारत को जब पहली SUV मिली थी तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से ही आई थी, स्कॉर्पियो उसका नाम था। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा अपना एक खुद का म्यूजियम भी चलाता है, जिसको वो आमतौर पे म्यूजियम ऑफ लिविंग हिस्ट्री के तौर पे जाना जाता है। वहाँ पर कई सारे पुराने ऑटोमोबाइल से रिलेटेड या महिंद्रा की हिस्ट्री से रिलेटेड इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो ऐसे कई सारे फैक्ट M&M से रिलेटेड हैं। ऐसे ही कुछ और फैक्ट लेकर हम आगे भी आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे देश की सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल कंपनी यानी कि मारुति के बारे में। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की अगर बात की जाए तो मारुति सुजुकी, जैसा कि नाम से तो लगता है लेकिन ये है नहीं सरकारी कंपनी। इसकी शुरुआत दरअसल सरकारी कंपनी के तौर पर हुई थी, बाद में इसका हिस्सा जो था वो इनकी विदेशी पार्टनर सुजुकी को बेच दिया गया था और आज ये पूरी तरह से एक विदेशी कंपनी के तौर पर कामकाज करती है। इस कंपनी के पहले MD जो थे वो संजय गांधी साहब थे। हालांकि वो इसकी जो ड्रीम कार थी उसको ड्राइव नहीं कर पाए, लेकिन वो पहले MD के तौर पे कंपनी के शुमार हुए थे। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की अगर बात की जाए तो पहली मारुति गाड़ी जो थी वो डिलीवर की गई थी ग्रीन पार्क के एक रेजिडेंट को, जिनका नाम था हरपाल सिंह साहब, और उस गाड़ी की कीमत थी महज 47,500 रुपए के आसपास। यानी कि आज से ठीक 39 साल पहले जब ये पहली गाड़ी मारुति ने डिलीवर की थी तो महज 47,000 रुपए के आसपास की थी, और वो भी ग्रीन पार्क के एक सिटीजन साहब को, जिनको दी गई थी, और उन्होंने आखिरी तक उस गाड़ी को अपने पास होल्ड भी किया। तो मारुति से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, आगे कुछ और फैक्ट्स लेकर आपके लिए आते रहेंगे। CNBC आवाज है बजट का असली डेस्टिनेशन। CNBC आवाज की बजट मेगा कवरेज का YouTube पर दबदबा। बजट के दिन YouTube पर मिले अपने कॉम्पिटिटर्स से 169% ज्यादा व्यूज। बजट के दौरान मिले आपके बेशुमार प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज, आपके मुनाफे की बात। स्वागत है एक बार फिर से आपका और अगले 4 स्टॉक्स में अशोक लेलैंड है और इसमें गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट इंटरेस्टिंग है। 140 के टारगेट के साथ इन्होंने कवरेज इनिशिएट किया है। इनका ये मानना है कि जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेज़ ग्रोथ हो रही थी अब वो नॉर्मलाइज होगी, लेकिन स्टीडी पेस पे ये चलती रहेगी, खासतौर पर CV साइकिल यानी कमर्शियल व्हीकल वाली जो मार्केट है। और 25% एबिटा इनको लग रहा है कि एक्सपेक्टेड हासिल हो सकता है। FY23 से FY26 तक एक बढ़िया स्टडी परफॉर्मेंस होगी। आइशर मोटर अगला, इसमें भी गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है और टारगेट इन्होंने दिया है 3660 रुपये का। और इनका ये मानना है कि ये अपने पेयर की तुलना में सबसे कम प्रभावित होने वाला स्टॉक है जो EV के डिसरप्शन से प्रभावित होगा। नेक्स्ट 5 ईयर्स तक कम से कम इनको कोई बहुत ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। अगले 2 स्टॉक हैं ONGC और OIL। इसमें मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है और उसको इन दोनों को टॉप पिक में रखा है। गेल को भी रखा है, लेकिन मैंने इन 2 को लिया। उनका मानना है कि जो पूरा एनर्जी एनवायरनमेंट है, जिस तरीके से इम्प्रूवमेंट उसमें देखने को मिल रहा है, डोमेस्टिक डिमांड काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है, उससे इनको काफ़ी फ़ायदा होगा और इसमें काफ़ी ज़्यादा टेलविंड्स हैं, कैपिटल एलोकेशन इनका बढ़िया है। तो इसलिए ऑयल इंडिया और ONGC, देखिए इतना तेल बढ़ा, ये सब कुछ हुआ, विंडफॉल सब कुछ होने के बावजूद ONGC अपनी प्राइस को स्टिक कर रहा है, डिफेंड कर रहा है। तो इन दोनों पर ध्यान रखना चाहिए। चलिए, बचे हुए 4 स्टॉक्स, डॉक्टर साहब एक एक करके प्लीज स्क्रीन पर लाइएगा, ऑर्डर बैक करें। एक तो अच्छा छोटे छोटे, RVNL ने नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे से 64 करोड़ रुपए का ऑर्डर जीता, ग्रीन रखा। राइट्स को ग्रीन रखा क्योंकि केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड ने इनको 72 करोड़ रुपए 72 करोड़ रुपीस का ऑर्डर दिया। PHL को आज ग्रीन ले जा रहा हूं। कल तो खैर वो पुराने ऑर्डर पर रिएक्शन हो रहा था, पर आज क्या है, NPCIL हो गया, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की एडवांस टेक्नोलॉजीज के लिए, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स के लिए। तो BHL ग्रीन है।
एसआरएफ फाइनली एक और स्टॉक जो बहुत बढ़िया मूव एंजॉय कर रहा है, अपने प्रीवियस हाइज को ब्रीच कर चुका है। कल अपडेट आया कि दहेज प्लांट में फार्मा प्रोडक्ट्स के कमर्शियलाइजेशन की शुरुआत, मतलब कामकाज की शुरुआत कमेंस कर दिया वो यूनिट को, तो इसको ग्रीन है। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप। में आज हम बातचीत करने वाले हैं स्पाइस जेट के बारे में। दरअसल स्पाइस जेट के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। सबसे पहला तो कंपनी की जो इनिशियल शुरुआत हुई थी वो दरअसल मोदी लुफ्त के नाम से हुई थी, जो कि एक एसके मोदी ग्रुप और लुफ्थांसा के बीच का टाई अप था। बाद में इस कंपनी का जो AOC सर्टिफिकेट है, यानी कि एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट मिला अजय सिंह साहब को और उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की स्पाइस जेट के नाम से। स्पाइस जेट के सारे प्लेन्स जो होते हैं वो किसी ना किसी स्पाइसेस के नाम पे रखे जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोरिएंडर, चिली, टर्मरिक, रेड चिली, मस्टर्ड, पेपर, ये सब स्पाइस जेट के एरोप्लेन्स के नाम हैं। और जब भी आप कभी इसकी उड़ान में बैठे तो इसके कॉकपिट के नीचे देखिएगा ये नाम लिखे हुए आपको कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेंगे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि अजय सिंह साहब वो आदमी हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था डीडी स्पोर्ट्स के लॉन्च में, और डीटीसी बसेस दिल्ली में जो चलती हैं उसके लॉसेस को कट डाउन करने और टर्न अराउंड करने में भी अजय सिंह साहब का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट स्पाइस जेट से रिलेटेड, आगे कुछ और फैक्ट लेकर आपके लिए आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी और देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस के बारे में। दरअसल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसका सॉफ्टवेयर 1994 से जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है, इसको आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं, वो टीसीएस ने प्रोवाइड किया है। इतना ही नहीं, टीसीएस के पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है देश की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी सर्विसेज बनाने का, और वो भी महज 5 महीने में। एनएसडीएल के लिए उन्होंने डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड की थी और वो 5 महीने के अंदर ही तैयार कर दिया था, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, उसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं वो आज भी टीसीएस का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो इस तरह का स्केल आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2004 में टीसीएस की लिस्टिंग हुई थी और वो करीब 7.5 गुना उस समय पर आईपीओ लिस्ट हुआ था, आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, और कंपनी बतौर तीसरी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर लिस्ट हुई थी। और 2004 में आया आईपीओ उस समय किसी भी निजी कंपनी का सबसे बड़ा आईपीओ था। टाटा सन्स के लिए टाटा ग्रुप की मार्केट कैप का करीब 57% हिस्सा टीसीएस अकेला देता है। टाटा ग्रुप के कुल मुनाफे का 50% हिस्सा अकेला टीसीएस देता है, और टाटा ग्रुप के कुल कर्मचारियों का रफली 60% हिस्सा अकेला टीसीएस देता है। तो इस तरह के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट टीसीएस रिलेटेड, आगे कुछ और फैक्ट लेकर भी आते रहेंगे। सीएनबीसी आवाज है बजट का असली डेस्टिनेशन। सीएनबीसी आवाज की बजट मेगा कवरेज का यूट्यूब पर दबदबा। बजट के दिन यूट्यूब पर मिले अपने कॉम्पिटिटर्स से 169% ज्यादा व्यूज। बजट के दौरान मिले आपके बेशुमार प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए सीएनबीसी आवाज, आपके मुनाफे की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्विकली मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम जो आज मेंशन हुई थी, उनका रैप अप स्क्रीन पे। सिर्फ जिस तरह के रुझान खबरें आ रही हैं उस हिसाब से लाल और हरा है। आप लोग दिन के दौरान स्टॉक्स का बिहेवियर वॉच आउट करिएगा। टीसीएस नंबर्स और कमेंट्री तो कमजोर है, इसीलिए लाल है। रबफ के तौर पे HCL टेक, जिसने इन सबसे पहले वॉर्न करा था जब फॉलोअर्स की बात करी थी, लाल रख रहा हूं। नेल्को ने अपना एक लाइसेंस एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली। एसआरएफ नया प्रोडक्ट यूनिट कमेंस कर चुका है ऑपरेशंस फार्मा का। एयू स्मॉल सीईओ का अप्रूवल। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, लार्जली बैंक्स मैं मान रहा हूं शायद आज बेहतर परफॉर्म करें, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। एचडीएफसी सेबी का अप्रूवल अपनी जगह एक, उसके अलावा एचडीएफसी बैंक के नंबर्स भी सैटरडे को आने। आरवीएनएल और राइट्स ने छोटे छोटे ऑर्डर्स बैक करे, और बीएचईएल ने न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन के साथ एक करार, एक एमओयू किया। इसीलिए
आईटी स्टॉक दबाव में रह सकते हैं क्या? ये एक रिस्की ट्रेड है यहाँ पे, लेकिन वो देखना चाहिए। ये एक पंगे वाली बात है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट थी, लगातार मैं कह रहा था, और कमेंट्री थोड़ी दबाव वाली। और यूएस में भी फेड कह रहा है कि आगे जाते हुए मुश्किलें आएंगी इकोनॉमी के लिए। देखते कैसा प्ले आउट होती है, लेकिन स्क्रीन पर रखना चाहिए इनको। मैरिको, बीपीसीएल और आईओसी जो है अप्रैल के महीने में म्यूचुअल फंड्स की टॉप बाई लिस्ट में शामिल है, और इन्होंने काफ़ी मात्रा में शेयर्स इनको खरीद के रखे। साथ ही इन्फ्लेशन नंबर भी कूल ऑफ हुए, उसका भी असर रहेगा। अशोक लीलैंड और आयशा मोटर्स में गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, बाई रेटिंग में लगता है यहाँ पर रखनी चाहिए। ओएनजीसी और ओआईएल में मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, और उन्होंने इसको टॉप पिक में शामिल किया है। तो मुनाफे की तैयारी, महत्वपूर्ण दिन। एक नतीजा आ चुका है, एक नतीजा आना है, वीकेंड में नतीजे आने, और यूएस में बहुत सारे नतीजे आने हैं वीकेंड के दौरान, और कुछ खबरें भी वहाँ से निकल के आई। इन सब के बीच में आज का ट्रेड देखते कैसे निकल के आता है, क्योंकि कमेंट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है यूएस की। एफएम साहिबा कुछ और कह रही हैं, फेड चेयर कुछ और कह रहे हैं, कैसे उसको डाइजेस्ट किया जाए, मार्केट कैसे लेगा, इन सब पे चर्चा होगी मुनाफे की तैयारी में। अनुज को स्वागत करते हैं, गुड मॉर्निंग। क्या मूड लग रहा है आज? तो एक आ चुका है, एक आने वाला है। गुड मॉर्निंग रजी, आज तो मूड बहुत अच्छा लग रहा है। आशीष गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग साहब। 3 दिन का वीकेंड आ रहा है, तो ऑब्वियसली इससे अच्छा मूड और क्या चाहिए। फिर वही बात, एसजीएक्स निफ्टी वालों को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है जो यहाँ पर मतलब नहीं मिलती है। अच्छा नीरज जी, कल आप थे नहीं, आशीष को याद होगा, मैं कल स्ट्रगल कर रहा था कि क्या क्यों लिया जाए, तो मैंने लैच ऑन किया कि आईएमएफ ने डाउनग्रेड कर दिया। मैंने कहा बहुत पॉजिटिव है और बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। प्लीज ऐसे डाउनग्रेड करते रहिए और मार्केट ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। और ये देखिए एसजीएक्स निफ्टी सुबह मेरे ख्याल से 60-65 पॉइंट नीचे था, अब 17,777 तक के लो एसजीएक्स निफ्टी पर सुबह दिखे थे इवनिंग सेशन में, अब 17,820 के। तो फ्यूचर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत सिंपल ट्रेड है आपकी, 17,820 पर का स्टॉप। वो सारी डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज तो एक ये भी यहाँ भी मिल गया आपको तो ले लीजिएगा। आज मेरी गट फीलिंग है कि आज बहुत बड़ा वापस तेजी आएगी। एक जो मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ इंडिया के नंबर्स के साथ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो कल इंडिया में सीपीआई के आंकड़े आए और जो ट्रेंड बता रहा है वो, उससे एक चीज़ जो फिर साबित हो गई क्यों आरबीआई हमेशा अहेड ऑफ द कर्व और दुनिया के सबसे अच्छे सेंट्रल बैंकर्स में माना जाता है। लोग हम डिस्कस कर रहे थे कि वो आरबीआई का पॉज, हॉकिश पॉज ठीक था या नहीं था। कल के नंबर्स ने साबित कर दिया कि वो ठीक था। और एक चीज़, अब अगली पॉलिसी में भी रेट हाइक नहीं होनी चाहिए जिस तरीके के आंकड़े हैं, और अगला अनलेस अगला इन्फ्लेशन में कुछ शॉकर आ जाए या फिर कुछ हो जाए। इंडिया में अब रेट्स पीक आउट हो चुके हैं। अब ये मान लीजिए मैक्सिमम अगर एक रेट हाइक सिस्टम बचा भी है, वो एक मतलब हो सकता आ जाए या नहीं आए, लेकिन पीक हो चुका है। और यूएस में भी हम बहुत क्लोज हैं अब इंटरेस्ट रेट पीक आउट के। उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? उसकी सिग्निफिकेंस लास्ट के जो 10 दिन में एफआई की बाइंग है उससे निकल कर आ रही है। बहुत सिंपल, लास्ट के 10 दिन की बिटकॉइन की बाइंग, लास्ट के 10 दिनों में कमोडिटीज में बाइंग, रिस्क असेट्स में बाइंग। मार्केट हमेशा एक वैल्यूएशन पॉजिटिव मानता है जब भी इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट होते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से वैल्यूएशंस एडजस्ट होते हैं। और जैसे जैसे अब यहाँ से इंटरेस्ट रेट्स गिरना शुरू होंगे, जब भी गिरना शुरू होंगे वैल्यूएशंस एक्विटीज़ की बढ़ेंगी। बहुत सिंपल एक नेगेटिव कोरिलेशन एक्विटीज़ और इंटरेस्ट रेट्स में होता है। और मार्केट हमेशा इकॉनमी से 6 महीने पहले चलता है, जो कल फिर मार्केट ने साबित कर दिया उस आईएमएफ के रिपोर्ट के बाद कि किस तरीके से मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मार्केट को पता है। ये हम जब एग्जाम लिख कर आते हैं ना, रिपोर्ट कार्ड बाद में आता है, हमें पता होता है कि हमने क्या किया है। तो मार्केट को पता होता है इकोनॉमी की खबरें वो रिपोर्ट कार्ड की तरह से। एक दो चीज़ और ऐड कर देता हूँ। अब मार्केट की रैली मुझे लग रहा है कौन लीड करेगा? एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, और उसके भी मैं कारण समझाऊंगा। लगातार हम इसकी चर्चा कर ही रहे हैं। और निफ्टी बैंक जो हम 3-4 दिन से बात कर रहे हैं कि न्यू हाइस की तरफ जाने के लिए तैयार है। अब बस आईटी कंपनीज ये एक फैक्टर है, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर है पेन का आईटी कंपनीज के लिए, एटलीस्ट स्टॉक प्राइस के हिसाब से, वो भी समझेंगे जब हम शो में जाएंगे तब। बहुत कुछ है बातचीत करने के लिए, बहुत कुछ है बताने, आपको दिखाने के लिए। लेकिन ये बात सही है, कल सुबह वो आईएमएफ हेडलाइन ग्रैब कर रहा था, उसने जो धमकी डराया था, ग्लोबल स्लोडाउन, यूएस में मंदी, यूएस में दिक्कतें, उसके बाद इसी प्लेटफॉर्म पे सुबह सुबह चर्चा हुई थी कि दरअसल ये पॉजिटिव है इक्विटीज के लिहाज से। ये सब हम पहले ही डिस्काउंट कर चुके हैं। इवेंचुअली कल 90 पॉइंट ऊपर जाके निफ्टी बंद होता हुआ आपको नजर आया था। तो सही बात, आज इंपॉर्टेंट सेशन,
हमारे इन्फ्लेशन, यूएस के इन्फ्लेशन और तमाम डेटा पॉइंट डाइजेस्ट करने, उन सब पे आऊंगा। शुरुआत कर रहा हूं शो की इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ।